दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम काव्य सौंदर्य देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? काव्य सौंदर्य देखने वाले हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स क्लास 12 में हैं और जिनको हिंदी का पेपर देना है और व्याकरण, आज इस वीडियो में हम आपको व्याकरण यानी कि रस छंद अलंकार पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, वो भी हिंदी का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में रस छंद अलंकार, जो कि आपका हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है, आज आपके जो हैं 6 नंबर क्लियर होने वाले हैं। कितने? 6 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं। चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हो या 12th के, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या 12th या हाई स्कूल, आपके हर सब्जेक्ट यानी हर क्लास में यह आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है? बोर्ड एग्ज़ाम। हमारा मेन टारगेट जो है, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है। हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और हम यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ना, रस छंद अलंकार, आपके 12th में जो है 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? मैंने पहले भी बताया आपको और अब भी बता रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का यह प्रश्न जो है, 3 हैं जो ये पूछे जाते हैं। आपको रस छंद अलंकार में थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होती है तो आज वो भी गायब हो जाएगी। अगर आपको पहले पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आज वो भी आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। कुछ नहीं रटना है। एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम्पल यानी कि उदाहरण। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो फिल्मी गाने होते हैं आपके, उनको तो जानते हो कि बस उसी की मदद से आज पूरा रस छंद अलंकार फिनिश होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं, और उसके बाद में आपका छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार पढ़ेंगे। चलिए रस देखेंगे। रस में हम सबसे पहले कौन सा रस पढ़ेंगे? श्रृंगार रस। और आज की इस वीडियो में हम जो आपको रस बताने वाला हूँ, बस आपको यही कंप्लीट करने भी हैं। श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस, ये आपकी और इसके साथ में आप करुण रस भी रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। श्रृंगार रस चलिए देखेंगे। जब विभव, अनुभव तथा संचारी भावों का संयोग होता है तो वहाँ पर रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब पहली बात तो ये कि रस किसे कहते हैं। रस क्या होता है आपका, यानी कि जो हमें आनंद प्रकट करता है उसे हम रस कहते हैं। रस का अर्थ यही होता है, जो हमें आनंद प्रकट करता है उसे हम रस कहते हैं। श्रृंगार रस यहाँ पे है जहाँ पर विभक्ति, अनुभव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों का संयोग होता है, वहाँ पर हमारा रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। यहाँ पे उदाहरण में ले लीजिए आप। हे खग, हे मृग, हे मधुकारी श्रेणी, तुम देखी क्या सीता मग्नियानी। यहाँ पर ये भी आप उदाहरण लिख सकते हैं और आपको 2-3 उदाहरण जरूर याद करना है। और आप एक लिख सकते हैं कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की पनछाई, और यात सबय सुधि भूल गई, करी टेक रही पर टारती नाही। ये भी आप इसमें उदाहरण लिख सकते हैं। आपका एग्जामिनर बिल्कुल नहीं काटेगा और यहाँ पे आपके 2 नंबर जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए श्रृंगार रस आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम देखेंगे वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। चलिए देखेंगे वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं, वही टारगेट है हमारा पूरा बोर्ड एग्जाम वाला। जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों का संयोग होता है तो वहाँ पर, और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या होता है? उत्साह। वीर को उत्साह से डिनोट करते हैं, समझ लीजिए। तो आप वहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की आपकी उत्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों का संयोग होता है
तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। चलिए इसका उदाहरण समझेंगे। उदाहरण है, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि बुंदेलो बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो आपकी लक्ष्मीबाई हैं झांसी वाली रानी, उनके बारे में यह श्लोक आपका दिया गया है। और है एक आपका, यह भी आप लिख सकते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये भी आप लिख सकते हैं। यानी कि जहाँ पर वीरता की बात की जाए वहाँ पर आपका वीर रस होगा। यहाँ पर जहाँ पर वीरता की बात की जाए, यहाँ पर भी वीरता की बात की गई है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका हास्य रस। चलिए हास्य रस पढ़ेंगे अब हम। जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों का संयोग होता है, वहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। परिभाषा आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है। और अगर इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण आप लिख सकते हैं, शीस पर गंगा हसै, भुजनी भुजंगा हसै, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पे भोले बाबा की बात की गई है। यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है? भोले बाबा का वर्णन किया गया है। यानी कि भुजनी भुजंगा हसै और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। चलिए उसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं, अब देखेंगे हम अगला आपका अलंकार। अलंकार आपका आ गया। अब हम देखेंगे अलंकार किसे कहते हैं। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपका है और इसे ही और इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं और आपके एग्ज़ाम में यह टॉपिक 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए क्लियर करेंगे उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान के समानता के आधार पर की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि परिभाषा के अनुसार उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। कृष्ण के नेत्र जो हैं कमल के समान हैं। यहाँ पे समानता दर्शाई गई है। जहाँ पर उपमेय की तुलना, यहाँ पे उपमेय जो आपका कमल है, यहाँ पे उपमेय की तुलना उपमानता के आधार पर जो है कृष्ण के नेत्र से कर दी गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हमारा कहलाएगा। और पहचान इसकी कैसे करेंगे? जो उपमा अलंकार है आपका, इसकी पहचान कैसे करेंगे? जहाँ पे आपका आ जाए सदृश्य, सम आ जाए, समान आ जाए, तुल्य आ जाए, सा सी से सरिस सखिए अमी इमी जिमी ज्यो बत, ये जो आपके वर्ड हैं अगर ये आ जाएं तो इससे आप जो है उपमा अलंकार की जो है वहाँ पे पहचान कर सकते हैं। क्या पहचान कर सकते हैं आप उपमा अलंकार की? चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार का जो आपका अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए तो हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। और यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा आप लोग, पीपर पात सरस मणि डोला। पीपर पात जो है वो सरस मणि डोला। ये आपके 3 उदाहरण मैंने इसमें बता दिए आपको, ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला आपका कौन सा है। अगला है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं पढ़ेंगे। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। रूपक अलंकार में क्या होता है, आपका भेद रहित आरोप किया जाता है और वह रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक आपका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पायो जी मैंने राम रतन, यहाँ पे राम रतन धन पायो, यहाँ पे प्रेम रतन भी कर सकते हैं आप, राम रतन भी कर सकते हैं। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। और आपका दूसरा अगर कहेंगे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका ये भी उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे भेद रहित आरोप किया जा रहा है। और तीसरा अगर देखेंगे
बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट वो उदाहरण आपका बनता है। इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो 2 नंबर का पूछा जाएगा, और इसे आप अगर कर देते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, बेस्ट लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ पर कोई एक वर्ड आए और यानी कि एक से अधिक बार आए कोई शब्द और उसका अर्थ जो है वो आपका अलग अलग निकलेगा, तो उसे हम कहेंगे यमक अलंकार। यानी कि जैसे कि आपका उदाहरण के माध्यम से पहले समझेंगे। पहला है हमारा, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पे जो है आपका घटा घटा यानी काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंदर तारक वृंद खिले, मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पे जो आपका एक घटा है ये वाला, काली घटा और घमंड घटा। काली एक घटा का मतलब है बादल। एक घटा माने बादल भी होता है, और एक घटा माने होता है कम हो गया या घट गया। ये आपका दोनों अर्थों के भिन्न भिन्न जो हैं निकल गए। उसके बाद में आपका दूसरा है, सजना है मुझे साजन के लिए। सजना है मुझे साजन के लिए। यहाँ पे एक तो जो आपका सजना है वो आपका जो श्रृंगार जो मेकअप किया जाता है वो सजने वाला हो गया, और एक सजना हो गया जिसे पति बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है सजना है मुझे साजन के लिए। चलिए तीसरा है यहाँ पे, 3 बेर खाती ते 3 बार खाती। 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती। ये आपके इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कर दीजिएगा। उसके बाद में हम पढ़ाएंगे श्लेष अलंकार। जो आपका श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई वर्ड जो है वो एक बार ही आएगा, लेकिन उस वर्ड का जो अर्थ है वो आपका अलग अलग निकलेगा, मतलब अलग अलग ही निकलेगा। चलिए इसका उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। और आपका लिखा है, प्रियतम वतला दो, लाल मेरा कहाँ है। ये आपके 2 उदाहरण हो गए। यानी कि अगर आप यानी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। यहाँ पे अगर आप श्लेष अलंकार देखेंगे, यहाँ पे आपका वर्ड तो एक ही आया है, लेकिन यहाँ पे अर्थ जो हैं इसके अलग अलग निकले हैं। चलिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे छंद। छंद, अगर छंद जो है आपका, छंद शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है आप लोग देख लीजिए, शायद आपको नहीं पता होगा। तो कौन है? पिंगल मुनि। पिंगल मुनि जो हैं आपके छंद जो है आपका इसके रचयिता हैं। उसके बाद में हम छंद पढ़ेंगे। छंद में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी समझने वाले हैं अच्छे से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। छंद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? दोहा। उसके बाद में पढ़ेंगे सोरठा और फिर बाद में चौपाई। चलिए दोहा किसे कहते हैं चलिए समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यानी कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये जो आपका दोहा है इसको आप उदाहरण में जब मात्राएं निकालेंगे तभी समझ पाएंगे कि इसमें क्या है और इसमें काहे की बात की जा रही है। यानी इसमें दोहा है, सोरठा है या रोला है या
फिर आपकी कुंडलियाँ हैं। इसको जब आप मात्राएं निकालेंगे तभी समझ पाएंगे। चलिए, आपका उदाहरण में दिया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यानी कि उदाहरण समझेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बताया गया यहाँ पे यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहले तो आपको समझना है अर्ध सम्मात्रिक और मात्रिक छंद किसे कहते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझना है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, इसमें 4 चरण हो गए। इसके पहले और जो तीसरे चरण में, इसका पहला चरण ये हो गया और तीसरा चरण ये हो गया। मेरी भव बाधा हरो पहला चरण ये हुआ, जा तन की झाई परे तीसरा चरण ये हुआ। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए, मात्राएं निकाल लीजिएगा आप, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और अगर इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कितने? 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। 2 नंबर का आता है यह टॉपिक। चलिए, आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। सोरठा किसे कहते हैं? सोरठा किसे कहते हैं? सोरठा को पढ़ने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बताया रहता है, जो भी आपका दिया रहता है उसको पहले अच्छे से समझना पड़ता है, तभी इसमें जो है ये नंबर समझो तो फ्री के समझो होते हैं बिल्कुल। इनको आप अच्छे से अगर समझ लीजिएगा एक बार, तभी ये हासिल हो पाएंगे, अन्यथा हासिल नहीं हो पाएंगे। इसमें दिया रहेगा आपका, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो है दोहे का उल्टा होता है। मैंने आपको दोहा ऊपर पढ़ाया, या दोहे का उल्टा सोरठा कहलाता है। इसका जो उदाहरण है वो भी उल्टा कर दीजिएगा, आपका सोरठा बन जाएगा। इसकी परिभाषा वो भी उल्टा कर दीजिएगा, आपकी सोरठा बन जाएगी। जो दोहा की परिभाषा है उसको उल्टा कर दीजिएगा, सोरठा बन जाएगा। और जो दोहा का जो उदाहरण है उसको भी आप उल्टा कर दीजिएगा तो वो भी आपका सोरठा बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, उल्टा करके ही लिखा गया है। राधा नागर सोए मेरी भव बाधा हरो, यानी राधा नागर सोए और मेरी भव बाधा हरो श्याम हरित दुति होए, जातन की झाई परे। ये आपका यहीं पे उल्टा बता दिया गया। यानी मैंने आपको दोहे में क्या बताया था? दोहे में मैंने आपको बताया था इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और सोरठा में क्या है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। और दोहा में मैंने बताया था इसके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और इसका जो उदाहरण है वो भी आपका उल्टा कर दीजिएगा है। इसकी भी मात्राएं आप लोग निकाल लीजिएगा वैसे ही। और अब हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपका लास्ट चौपाई छंद। चौपाई छंद बचा हुआ है, इसको भी अच्छे से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए पढ़ेंगे। यह सम्मात्रिक छंद है, यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी आपके 4 चरण ही होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंतिम में 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। इसके जो अंतिम में होते हैं, अंतिम में 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए, बस आपका चौपाई छंद कंप्लीट हो जाएगा। और ये अगर आप ऐसे ही परिभाषा और ऐसे उदाहरण के साथ में लिख देंगे आपके एग्ज़ाम में तो आपके 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से सारे आपके जो मैंने टॉपिक बताए आपको 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए उदाहरण समझ लीजिएगा जल्दी जल्दी। उदाहरण समझेंगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसका चौपाई यही है जो आपका चौपाई छंद है, इसमें भी आप यही लिख सकते हैं। चलिए, और एक है आपका बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुभाषि सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु,
समन सकल भवरुज परिवारु। और यहाँ पे आपका क्या दिया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आप अगर लिख सकते हैं तो ऐसे भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। और अगर ये आप लिख देंगे तो आपका 2 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी काटने वाला एग्जामिनर नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे आपको रस छंद अलंकार जो है पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।